हेलो एवरीवन, दिस इज अमनदीप कुमार। वेलकम बैक टू आवर चैनल नेटिफाइव बायोलॉजी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 7, जो कि ये लास्ट पार्ट होने वाला है इस चैप्टर का। चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। शुरू करने से पहले रोज़ की तरह आज भी देखो, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल, जहाँ पर तुम लोग ज्वाइन हो जाना, जहाँ पर क्लास का सारा PDF मिल जाएगा। ठीक है, ये इंस्टा का ID है, यहाँ पर भी ज्वाइन हो जाना। यहाँ पर तुम लोग पर्सनल DM कर सकते हो और पोस्ट वगैरह, रूल्स वगैरह यहाँ पर ही अपलोड होते रहते हैं, इसे तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है यूकेरियोटिक सेल के बारे में। हम लोग पढ़ रहे थे, उसी के बारे में आज भी पढ़ेंगे और लास्ट करेंगे चैप्टर को। न्यूक्लियस के बारे में, फिर क्रोमोसोम के बारे में, फिर माइक्रोबॉडीज के बारे में। तो न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो देखो न्यूक्लियस न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था? तो 1831 में किया था। अच्छा, कहाँ पे किया था? तो ऑर्किड के रूट में किया था। ठीक है, अगर बात करते हैं कि साइज क्या होता है न्यूक्लियस का, तो 5 से लेकर के 25 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, अच्छा, और न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के पास दो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि न्यूक्लियर के पास एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, अच्छा, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस का ना, उसके साथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटिन्यू करता है, और उस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम होता है। अच्छा, अब जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम होता है उसके बारे में तुम लोग पढ़े ही हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, चलो यही ये हुआ। अच्छा, अब देखो न्यूक्लियर सॉरी इनर मेम्ब्रेन के पास क्या होता है? अब क्वेश्चन ये भी उठ गया, तो इनर मेम्ब्रेन के पास होता है न्यूक्लियर लैमिना। इसके बारे में पढ़ा है तुम लोगों ने पिछले क्लास में। ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर का जो इनर मेम्ब्रेन है उसके पास क्या होता है? तो न्यूक्लियर लैमिना होता है। ठीक है, अच्छा, अब देखो जो न्यूक्लियर का जो मेम्ब्रेन है वो क्या फॉर्म करता है? बैरियर बनाता है। बैरियर किसके बीच? तो न्यूक्लियर का जो मैट्रिक्स है, न्यूक्लियस का मैट्रिक्स और साइटोप्लाज्म का मैट्रिक्स। ठीक है, दोनों के मैट्रिक्स को सेपरेट करता है। ठीक है, कौन? तो न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है वो। ठीक है, अब देखो मेम्ब्रेन आर सेपरेटेड बाई स्पेस। ठीक है, अब देखो जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस का, ये है इनर मेम्ब्रेन। अब ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है ना, ये होता है 10 to 50 नैनोमीटर का, और इस स्पेस को नाम देते हैं हम लोग पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब देखो न्यूक्लियर का जो मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। अब देखो इधर हो गया कुछ ऐसा, फिर कुछ ऐसा हो गया। चलो ठीक है, मान के चलो ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। ये हो गया बाहर वाला स्ट्रक्चर, ये हो गया अंदर वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो जगह है इसको हम लोग बोलते हैं पोर। ठीक है, न्यूक्लियर पोर बोलो या फिर मिनट पोर बोलो, जिससे क्या होता है कि कुछ RNA के मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, DNA के मॉलिक्यूल्स, कुछ आयंस वगैरह ट्रांसफर होते हैं न्यूक्लियस के मैट्रिक्स से लेकर के साइटोप्लाज्म। ठीक है, अच्छा, अब देखो न्यूक्लियस का ये हो गया पोर, ये हो गया तुम्हारा इनर मेम्ब्रेन। यहीं पर होता है क्या? तुम्हारा न्यूक्लियर लैमिना। ठीक है, यहीं पर इसका लोकेशन होता है न्यूक्लियर लैमिना का। ठीक है, सब जगह। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग न्यूक्लियर लैमिना का ही। न्यूक्लियर लैमिना कहाँ पे होता है? तो इनर मेम्ब्रेन के पास होता है। किससे बना होता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट से बना होता है, जो कि हम लोग साइटोस्केलेटन वाले टॉपिक में पढ़ लिए हैं। ठीक है, क्या काम करता है? तो न्यूक्लियस को सपोर्ट करता है। ठीक है, सपोर्ट कैसे? सपोर्ट स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस में और क्या क्या होता है? तो न्यूक्लियस में और होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे कि न्यूक्लियस में क्या क्या होगा? न्यूक्लियस में उसका आउटर मेम्ब्रेन हो गया, फिर उसका न्यूक्लियर लैमिना हो गया, फिर अब उसको न्यूक्लियोप्लाज्म हो जाएगा। ठीक है, यही चीज तो होता है न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियोप्लाज्म को ही हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा, न्यूक्लियर का जो मैट्रिक्स है वो कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, सेमी फ्लूइड यानी गाढ़ा होता है, थोड़ा कोलाइडल सब्सटेंस है। ठीक है, जो कि पूरे न्यूक्लियस को भर के रखता है। ठीक है, अब उसमें होता क्या क्या न्यूक्लियोप्लाज्म में? तो न्यूक्लियोलस कंटेन करता है न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन होता है, DNA होता है, RNA होता है, प्रोटीन होता है, और कुछ आयंस होते हैं। आयंस जैसे कि पॉजिटिवली चार्ज आयन, निगेटिवली चार्ज आयन, ये भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रोटीन भी कैसा? कुछ जैसे कि बात करते हैं अमाइनो एसिड हो गया, बेसिक अमाइनो एसिड। ठीक है, ये सभी प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे। ठीक है, अच्छा, चलो अब न्यूक्लियोलस का बात करते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है? एक न्यूक्लियोलस भी होता है। वो न्यूक्लियोलस कैसा होता है उसके बारे में जान रहे हैं। न्यूक्लियोलस स्फेरिकल होता है। एक सेल में खासकर 1 से लेकर 4 न्यूक्लियोलस होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। अच्छा, न्यूक्लियोलस जो है वो मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है, और बनता कैसे है? सैटेलाइट क्रोमोसोम के NOR रीजन से बनता है। इसके बारे में लोग डिटेल आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल इतना जान लो कि सैटेलाइट क्रोमोसोम के NOR रीजन, नॉर रीजन से फॉर्म होता है क्या? न्यूक्लियोलस। अच्छा, न्यूक्लियोलस का काम क्या है? RNA का सिंथेसिस करना। अच्छा, जितना ज्यादा न्यूक्लियोलस होगा उतना ज्यादा RNA का सिंथेसिस होगा। ठीक है, अब जितना ज्यादा RNA का सिंथेसिस होगा उतना ज्यादा प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियोलस का बात खत्म।
अब बात करते हैं क्रोमैटिन का। क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन हम लोग अगर देखते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो हम लोग को देखने को मिलेगा बीड ऑन स्ट्रिंग के जैसा देखने को मिलता है। अच्छा, बीड ऑन स्ट्रिंग कहने का मतलब क्या? कि मोतियों की माला, ठीक है, मोतियों की माला के जैसा देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर क्या बोलते हैं, बीड ऑन स्ट्रिंग बोलो या फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोलो, एक ही है, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। ड्यूरिंग इंटरफेज न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस इंटरफेज के दौरान होता है, हैज लूज अ इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ ए न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमैटिन। अच्छा, जब तुम इंटरफेज के दौरान न्यूक्लियस को देखोगे ना, तो उसमें तुमको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर खाली देखने को मिलेगा। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं? क्रोमैटिन नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टैंड बाय द बेसिक डाई वाज गिवन द नेम क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग। अच्छा, अब देखो न्यूक्लियस को देखा गया था, ठीक है, न्यूक्लियस को देखा था एक साइंटिस्ट ने। अच्छा, कैसे देखा था? तो बेसिक डाई उस पर डाला था, जो बेसिक डाई को डाल करके न्यूक्लियस को स्टेन किया, फिर न्यूक्लियस को देखा था। तो उन्होंने देखा कि एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है बहुत सारा। तो इस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर का नाम दिया क्या? क्रोमैटिन। किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम है क्या? फ्लेमिंग, ठीक है। अच्छा, अकर इन द फॉर्म ऑफ फाइन ओवरलैपिंग एंड कॉइल्ड फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यूक्लियोप्लाज्म। हाँ, तो देखो क्रोमैटिन के बारे में ही कह रहा है। क्रोमैटिन कैसा पाया जाता है? फाइन ओवरलैपिंग होता है, कॉइल्ड फाइबर होता है, और पूरे डिस्ट्रीब्यूट होता है, पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। ये हो गया मेरा क्रोमैटिन का बात। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का डायग्राम है, जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसे स्टार मार्क करो सबसे पहले, ठीक है। अब चलो अब इसका स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो देखो, ये ये तुम्हारा न्यूक्लियस का बाहर का मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कहीं कहीं तुमको पोर देखने को मिलेगा। ये पोर है यहाँ पे, न्यूक्लियस का पोर यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, बहुत जगह तुमको देखने को मिलेगा न्यूक्लियस का पोर, ठीक है। ये सब न्यूक्लियस का पोर हो गया। अब देखो ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियोलस, ठीक है। कोई मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर, कोई मेम्ब्रेन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियोप्लाज्म, पूरा मैट्रिक्स न्यूक्लियस का, ठीक है। ये हो गया न्यूक्लियोलस, ये हो गया न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर का पोर, ये हो गया बाहर का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को ध्यान देना, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर का डायग्राम है, ठीक है। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा लोग और समझते हैं डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमैटिड के बारे में क्या होता है। तो देखो सिंपली ये हमारा डीएनए है, प्रेजेंट होता है क्रोमैटिन के फॉर्म में, ठीक है। डीएनए हमारा प्रेजेंट होगा सबसे पहले क्रोमैटिन के फॉर्म में, डीएनए हो गया, ठीक है। अब ये कंडेंस किया, डीएनए का हुआ कंडेंसेशन। जब डीएनए का जब कंडेंसेशन होगा तो बीट लाइक अपीयरेंस यानी क्रोमैटिन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्रोमैटिन भी फर्दर दो टाइप्स का होता है, एक होता है यू क्रोमैटिन, एक होता है हेट्रोक्रोमैटिन, ठीक है। यू क्रोमैटिन कहते हैं जो कि लूजली पैक्ड होता है, लाइट कलर का होगा, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा, ठीक है। अब देखो एक डायग्राम देखोगे, ऐसा रहता है कुछ, ठीक है। तो देखो ये नीचे में ना, नीचे में देखोगे तो पूरा बंधा हुआ रहता है। ये हो गया हेट्रोक्रोमैटिन, टाइटली पैक्ड, डार्क कलर का, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। यहाँ पर से ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता है, लेकिन जब बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से होगा, तो यू क्रोमैटिन वाले पार्ट से होगा, क्योंकि ऊपर में सब क्या है, लूजली पैक्ड है ना, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर से होता है, ऊपर वाले से, यू क्रोमैटिन वाले पार्ट से, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कि ट्रांसक्रिप्शन कौन से पार्ट से नहीं होगा, तो हेट्रोक्रोमैटिन वाले पार्ट से नहीं होगा। डार्क कौन सा कलर दिखेगा, तो हेट्रोक्रोमैटिन वाला। टाइटली पैक कौन है, तो हेट्रोक्रोमैटिन वाला। चलो ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बारे में फर्दर और डिटेल्स पढ़ना है तुम लोग को ट्वेल्थ क्लास में पढ़ोगे। फिलहाल इतना यहाँ पे जान लो, बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी में सिर्फ टर्म्स दिया था यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन, इसलिए थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिए कि समझ में आ जाए क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी तुम लोग ट्वेल्थ में पढ़ोगे इसके बारे में डिटेल। तो देखो अब हेट्रोक्रोमैटिन जो कि टाइटली पैक्ड है, ठीक है। अब टाइटली पैक को हम क्या कर रहे हैं, और पैक कर रहे हैं, यानी कि और कंडेंस करेंगे, तो बन जाएगा क्रोमैटिड का फॉर्मेशन ले लेगा, ठीक है। एक क्रोमैटिड का फॉर्मेशन कर लेगा। अब जो क्रोमैटिड में होता क्या है, एक सेंट्रल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग काइनेटोकोर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब तुम देखोगे ना, ये जो डीएनए है, ये डीएनए देख रहे हो यहाँ पे गोल गोल स्ट्रक्चर बन रहा है, ये क्या है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। डीएनए एक होता है हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए रैप करता है, ठीक है। एक हिस्टोन के ऊपर डीएनए जब रैप करता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। जब बहुत सारा न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर सब मिलता है, ठीक है, तो वो फॉर्मेशन करता है क्रोमैटिन का। चलो इसको और फर्दर समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो क्या है, पहले सबसे पहला हिस्टोन प्रोटीन, वो जो स्ट्रक्चर था गोल वाला, उसको बोलते हैं हम लोग हिस्टोन प्रोटीन, जो कि बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। अच्छा, हिस्टोन प्रोटीन में दो अमीनो एसिड आते हैं, कौन कौन सा, तो एर्जिन और लाइसिन, ये दोनों आते हैं, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा हिस्टोन बना हुआ है, हिस्टोन को हम लोग बोलते हैं ऑक्टामर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन यानी ऑक्टामर, ठीक है। अब देखो हिस्टोन में होता क्या है, एक H1 होगा, ठीक है, हिस्टोन 1 होगा एक, ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं H2A, H2B, H3 और H4 का, ये दो होता है। दो कहने का मतलब क्या, एक स्फेरिकल बॉल देखो, ठीक है, स्फेरिकल बॉल को बीच से काट दो, तो ऊपर वाले में 4 और नीचे वाले में 4,
ठीक है। तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 8 हो गया, इसलिए हम लोग इसे ऑक्टामर बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल तुम लोग को सबको पढ़ना है 12th क्लास में। यहाँ पे सिर्फ हल्का सा एक ब्रीफ इंट्रो दे दिया हूँ सिर्फ, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये हो गया ऑक्टामर। ठीक है, तो ये हिस्टोन का ऑक्टामर के ऊपर जब डीएनए जब रैप करेगा तो इसे हम लोग बोल देते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ऑक्टामर है, ऑक्टामर प्लस डीएनए, ऑक्टामर पे क्या हुआ, डीएनए रैप किया, बन गया क्या, न्यूक्लियोसोम, सॉरी न्यूक्लियोलस नहीं, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, अब न्यूक्लियोसोम जब मिलता है, मिल के जब फॉर्मेशन करेगा किसका, क्रोमैटिन का। ठीक है, और क्रोमैटिन जब कंडेंस करेगा तो फॉर्मेशन होगा किसका, क्रोमैटिड का। अब क्रोमैटिड के पास क्या होता है, एक काइनेटोकोर होता है। ठीक है, तो ये देखो इस लाइक स्ट्रक्चर क्या रहते हैं, एक ये हुआ H1, H1 तो नहीं होगा यहाँ पे, H1 ये है, देखो ये साइड वाला जो है तुम्हारा H1 हिस्टोन है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे हिस्टोन ऑक्टामर। तो यहाँ पे H2A, H2B, H3 और H4। ठीक है, यहाँ पर भी नीचे में भी सेम H2A, H2B पीछे हो जाएगा, H4 यहाँ हो जाएगा, H3 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। ये हो गया तुम्हारा ऑक्टामर के बारे में, डीएनए के बारे में, न्यूक्लियोसोम के बारे में, ये सारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे सिर्फ हल्का सा एक इंट्रो दे दिया है, यहाँ पे भी ज़्यादा इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम लोग क्लास 12 वाले चैप्टर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हुआ न्यूक्लियस का टॉपिक। तो लोग चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं न्यूक्लियस के रिलेटेड। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, राइबोसोमल आरएनए आर इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन, जो आरएनए एक्टिवली कहाँ सिंथेसाइज होता है, ये तो अभी पढ़ा है तुम लोगों ने, लाइसोसोम नहीं, न्यूक्लियोलस नहीं, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, राइबोसोम न्यूक्लियोलस में होता है ना। हाँ 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 हाँ, आरएनए एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन, देखो यहाँ पे अब क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है, सिंथेसाइज्ड इन पूछा है, सिंथेसाइज्ड बाय नहीं पूछा है। अगर यहाँ पे लिखता क्वेश्चन आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड बाय, तो होता हमारा आंसर न्यूक्लियोलस। ठीक है, किसके द्वारा, लेकिन पूछा किस में होता है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है, आंसर जाएगा सी, बी नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो AIPMT का क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंसर सी यहाँ पे दिया हुआ है। चलो ये सही है, सेकंड पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, देखो मैच्योर शेप ट्यूब्स एलिमेंट पॉजेज अ कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस एंड यूजुअली साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, microbodies are present in both plant and animal cells. The perinuclear space form a barrier between the material present inside the nucleus and that of the cytoplasm. Nuclear pore act as passenger for protein and RNA molecule in both direction between the nucleus and cytoplasm. तो देखो सबसे पहला ऑप्शन, मैच्योर शेप ट्यूब्स एलिमेंट पॉजेज अ कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस, पहला ही लाइन गलत है, क्योंकि मैच्योर शेप ट्यूब्स का अगर बात करो, एनसीईआरटी का ये लाइन है कि मैच्योर शेप ट्यूब्स और आरबीसी ये दोनों के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, कौन कौन सा, एक मैच्योर शेप ट्यूब्स और एक आरबीसी, ये दोनों के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है कि इसके पास होता है, तो ये क्या हो गया, लाइन हमारा गलत हो गया। दूसरा लाइन पढ़ते हैं, माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल, माइक्रोबॉडीज प्रेजेंट होता है दोनों में, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी, हाँ ये सही है। उसके बाद पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ साइटोप्लाज्म, पेरीन्यूक्लियर स्पेस है वो क्या करता है, बैरियर के जैसा काम करता है, कहाँ कहाँ, तो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है उसके बीच, और किसके बीच, तो साइटोप्लाज्म के में जो मटेरियल है उसके बीच, ये दोनों के बीच में बैरियर के जैसा काम करता है। हाँ सही है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। अच्छा नेक्स्ट बात करता है क्या, न्यूक्लियर पोर एक्ट एज पैसेंजर फॉर, न्यूक्लियर पोर्स पैसेंजर का जैसा काम करता है, किसका किसका, प्रोटीन का, आरएनए मॉलिक्यूल्स का, दोनों डायरेक्शन में, न्यूक्लियस में भी, साइटोप्लाज्म में। हाँ ये भी लाइन सही है, आंसर क्या जाना चाहिए मेरा, ए। ठीक है, चलो ए है भी। नेक्स्ट चलते हैं आगे थर्ड पे, व्हाट इज द नेम ऑफ सेल ऑर्गेनल्स दैट सराउंड द क्रोमैटिन, उस सेल ऑर्गेनल्स का नाम बताना है जो कि क्रोमैटिन को क्या करता है, सराउंड करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियर इन्वेलप्स, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन को सराउंड करता है उसका नाम आता है, क्रोमैटिन को क्रोमैटिन सराउंड नहीं करेगा, ये तो नहीं होगा। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस सराउंड तो नहीं करेगा, ये भी नहीं होगा। न्यूक्लियर मैट्रिक्स, ये भी नहीं होगा। न्यूक्लियर मैट्रिक्स कैसे सराउंड करेगा, न्यूक्लियर मैट्रिक्स में तो रहता है ना क्रोमैटिन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स थोड़ी सराउंड करता है, न्यूक्लियर इन्वेलप सराउंड करता है। न्यूक्लियर इन्वेलप जो है उसको क्या करके रखता है, ढक के रखता है। सराउंड का मतलब होता है कि ढकना, उसको कवर कौन कर रहा है, ढक के कौन रख रहा है, तो ढक के रख रहा है उसको न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक है, ये होगा आंसर, यहाँ पे जाना चाहिए ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। ठीक है भी, चलो बी भी है, सही है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ मटेरियल दैट स्टेन विद बेसिक डाई एंड इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, नाम बताना है उस मटेरियल का जिसको हम लोग क्या किए थे, स्टेन किए थे बेसिक डाई से, और वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्लेमिंग ने, उस साइंटिस्ट क्या नाम था, फ्लेमिंग नाम था, किस चीज़ पे किए थे उन लोग, उन्होंने टेस्ट,
क्या देखा था उन्होंने, तो क्रोमैटिन को देखा था, न्यूक्लियोलस को नहीं, न्यूक्लियर इन्वेलप को भी नहीं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स को भी नहीं। तो आंसर क्या जाना चाहिए, डी। ठीक है, डी है। चलो सही है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट इन द इंटरफेस न्यूक्लियस? उस स्फेरिकल बॉडी का क्या नाम है जो कि इंटरफेस में पाया जाता है न्यूक्लियस में? ठीक है, तो न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन। देखो यहाँ पे अगर इंटरफेस में देखा जाए तुमको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का बात रहता तब होता क्रोमैटिन आंसर, लेकिन यहाँ बात किया स्फेरिकल बॉडी का, तो क्या जाएगा आंसर, न्यूक्लियोलस जाएगा। स्फेरिकल बॉडी कौन होता है, न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर यहाँ सी जाना चाहिए मेरा, सी है भी। चलो ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूक्लियोआई इन द सेल? न्यूक्लियोआई का क्या रोल है सेल में? प्रोटीन बनाना, डीएनए रेप्लिकेशन करना, आरएनए सिंथेसिस करना, फिर सेल डिवीजन करना। तो न्यूक्लियाई का काम क्या है सेल के अंदर? न्यूक्लियाई का काम है आरएनए सिंथेसिस करना ना, आरएनए को बनाना ना, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं है, प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं है, सेल डिवीजन भी नहीं है, ये है हमारा सी होगा आंसर, सी है भी। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच स्ट्रक्चर डेट कंटेन न्यूक्लियाई एंड क्रोमैटिन इन द सेल? कौन सा स्ट्रक्चर कंटेन करता है न्यूक्लियाई को और क्रोमैटिन को सेल के अंदर? तो पहला ऑप्शन है हमारा साइटोप्लाज्म, दूसरा है न्यूक्लियर इन्वेलप, तीसरा है न्यूक्लियर मैट्रिक्स और चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन कहता है कि कौन सा स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियाई को और क्रोमैटिन को स्टोर करता है, ठीक है, कंटेन करता है। तो देखो न्यूक्लियर इन्वेलप में तो होगा नहीं, साइटोप्लाज्म में भी होगा नहीं, साइटोप्लाज्म का बात कर रहा है तो सेल का साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मैट्रिक्स हाँ ये ज़्यादा अच्छा है, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी नहीं होगा। तो आंसर क्या जाना चाहिए मेरा, सी, सी है भी। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द ए बी सी डी फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम। ए बी सी डी से पता करना है क्या होगा। तो ये क्या था हमारा, ए में था हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, बी में था हमारा न्यूक्लियोलस, सी में क्या था हमारा न्यूक्लियर पोर, डी में क्या था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देख लो मिला लो अब कहाँ कहाँ पे। ए में क्या था हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, बी में क्या था न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हमारा यही तो पहला ही तो आ गया आंसर, आंसर मेरा ये जाएगा, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं था। चलो नेक्स्ट चलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म इज ऑल्सो कॉल्ड, न्यूक्लियोप्लाज्म को हम लोग और क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियर सैप कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, या फिर दोनों कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म को हम लोग न्यूक्लियर सैप बोलते हैं या फिर मैट्रिक्स बोलते हैं, साइटोप्लाज्म नहीं बोलते हैं। तो आंसर क्या जाएगा मेरा, डी जाएगा, बी एंड सी दोनों। ठीक है, चलो ये भी सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन? कौन सा कंपोनेंट न्यूक्लियस का रिस्पॉन्सिबल होता है जीन एक्सप्रेशन और रेगुलेशन के लिए? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म? तो क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा कंपोनेंट है न्यूक्लियस का जो रिस्पॉन्सिबल होता है जीन एक्सप्रेशन और जीन रेगुलेशन। अच्छा, जीन एक्सप्रेशन जीन रेगुलेशन वहां पर होगा जहां पर डीएनए होगा। तो डीएनए कहाँ पर होता है, क्रोमैटिन में होगा ना। तो क्रोमैटिन में के फॉर्म में, जैसे डीएनए जो है वो क्रोमैटिन के फॉर्म में ही रहता है ना, तो कहाँ पे होगा, तो क्रोमैटिन में ही होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में नहीं होगा, न्यूक्लियोलस में भी नहीं होगा, न्यूक्लियर प्लाज्म में नहीं होगा, तो क्रोमैटिन में होगा। तो आंसर मेरा सही जाना चाहिए, देखते हैं सही है कि नहीं। सही है, एकदम सही है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये न्यूक्लियस का सारा क्वेश्चन खत्म हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास क्रोमोसोम। चलो क्रोमोसोम को हम देखते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बोल दे, जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने करवाया उस सब क्वेश्चन को तुम पहले क्या करोगे, वीडियो को, क्वेश्चन स्टार्ट होता है वहाँ पर क्या करो, वीडियो को पॉज करो, वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद से पढ़ो, खुद से समझो, और उसके बाद उसको कमेंट में तुम बताओ उसका आंसर, फिर उसके बाद उसका आंसर देखो। ठीक है, ऐसे तुम्हें रिवाइज अच्छा से होगा और याद भी होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम कवर होता है एक प्रोटीन लेयर से, जिस लेयर का नाम है क्या, पेलिकल। ठीक है, अच्छा क्वाइल डीएनए या क्रोमैटिड, अगर क्वाइल डीएनए है घुमा हुआ या फिर क्रोमैटिड है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोनीमेटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्लेस एट विच जीन प्रेजेंट, ऐसा प्लेस जहां पे जीन प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्रोमोमर बोलते हैं। ठीक है, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी, इसमें जानना याद होता है तो रखो, ऐसे नहीं होता तो भी कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर बाहर वाले लेयर को हम लोग पेलिकल बोल दिए। अब देखो यहाँ पर जो छोटा छोटा तुम लोग को डॉट दिख रहा है ना, इसी को हम लोग क्रोमोनीमेटा बोल दिए। एक क्रोमोसोम के पास 2 काइनेटोकोर होता है, अच्छा उस 2 काइनेटोकोर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक क्रोमोसोम यहाँ पर बना हुआ है, क्रोमोसोम थोड़ा सा लूज हुआ है, लूज होकर के देखो सुपर कॉइलिंग वगैरह है ये। ठीक है, चलो पीछे से क्रोमोसोम से डीएनए से आते हैं। देखो पहले हमारे पास डीएनए है, ठीक है, डीएनए देखो यहाँ पे हिस्टोन आया, हिस्टोन के साथ यहाँ पर क्या किया, ओवरलैपिंग मतलब रैपिंग हुआ हिस्टोन के ऊपर, बना न्यूक्लियोसोम फॉर्म किया, न्यूक्लियोसोम का फिर फर्दर कॉइल हुआ, फिर सुपर कॉइल हुआ, सुपर कॉइल होने के बाद फिर जाकर लास्ट क्या होता है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है।
क्रोमोसोम का। बट यहाँ पर देखो ये जो जो गोल प्लेट का बात किया है एनसीईआरटी, ये काइनेटोकोर को बोलता है, ना कि सेंट्रोमियर को बोलता है। ठीक है, ये लेबलिंग भूल जाते हो। ठीक है, इस लेबलिंग को याद रखना खास करके, ये काइनेटोकोर का है ना कि सेंट्रोमियर का है। ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। द डिस्क शेप प्रोटीन स्ट्रक्चर असेंबल्ड एट ईच सेंट्रोमियर या सिस्टर क्रोमेटिड आर कॉल्ड काइनेटोकोर। तो डिस्क प्रोटीन होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हर सेंट्रोमियर पे होता है या फिर सिस्टर क्रोमेटिड में होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर बोलते हैं। ठीक है, एवरी क्रोमोसोम इसेंशियली हैज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और द सेंट्रोमियर। देखो, अब हर क्रोमोसोम के पास जरूरी है कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होगा ही होगा। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होना जरूरी है। उसी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, कुछ क्रोमोसोम के पास क्या होता है ना, नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, एट कांस्टेंट लोकेशन, मतलब कोई खास जगह पे। दिस गिव्स अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रैगमेंट कॉल्ड सैटेलाइट। और उस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को हम लोग सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बारे में सैटेलाइट के बारे में हम लोग आगे थोड़ा पढ़ेंगे फर्दर। फिलहाल हम लोग देखते हैं क्रोमोसोम का क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन किया है कैसी के बेसिस पे। तो पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के प्राइमरी सेंट्रोमियर सॉरी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे बोल सकते हैं, या फिर पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के बेसिस पे भी बोल सकते हैं। इसको बांटा है 4 पार्ट्स में। कौन कौन सा? तो मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेरोसेंट्रिक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मेटासेंट्रिक से। इसको देखो याद करने का कुछ कुछ टिप और ट्रिक है, उसको हाईलाइट करते जाएंगे। उस पॉइंट को सिर्फ याद करना और उस पॉइंट से पकड़ना एग्जाम में कि इस पॉइंट, अगर ये पॉइंट दिया है तो मेटासेंट्रिक होगा, ये पॉइंट दिया तो सब मेटासेंट्रिक होगा, ये पॉइंट दिया तो एक्रोसेंट्रिक, ये पॉइंट दिया तो टेलोसेंट्रिक। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज मिडल सेंट्रोमियर। तो देखो सबसे पहला बात, यहाँ पे मिडिल अगर लिखा है, एग्जामिनर ने अगर मिडिल लिख दिया है क्वेश्चन में, तो मिडिल से समझ जाना कि वो क्या है तुम्हारा। एक मिनट दो। हाँ, मिडिल अगर लिखा है तो मिडिल से समझ आना कि वो मेटासेंट्रिक है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो, some metacentric chromosome has centromere near to the one end of the chromosome resulting into one shorter arm and one longer arm। देखो, नियर टू द वन एंड, इससे तुम लोग पकड़ोगे कि ये क्या है? सब मेटासेंट्रिक है। उसके बाद इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम द सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स इंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग। ठीक है, क्लोज टू इट्स इंड। ठीक है, क्लोज टू इट्स इंड, एक इंड के पास क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा एक हो जाएगा, एक सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसमें आ जाएगा टर्मिनल सेंट्रोमियर को बोलते हैं हम लोग टेलोसेंट्रिक। ठीक है, इसका डायग्राम देख लो। ये तुम्हारा डायग्राम है मेटासेंट्रिक का, जहाँ पे एकदम मिडिल में है सेंट्रोमियर। उसके बाद इस थोड़ा सा देखोगे हल्का एक आर्म की तरफ घिसका हुआ है, इसका नाम हो गया सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, इसमें थोड़ा ज़्यादा है, ये हो गया एक्रोसेंट्रिक, इसमें एकदम लास्ट पॉइंट पे है। ठीक है, एक शॉर्ट आर्म हो गया, एक लॉन्ग आर्म, तो ये हो गया मेरा टेलोसेंट्रिक। ठीक है, अब देखो इस क्रोमोसोम को देखो, इस क्रोमोसोम में तुमको दिखेगा यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे। इस वाले को बोल रहे हैं हम लोग प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, जिसको हम लोग सेकेंडरी सेंट्रोमियर बोले। ये हो गया सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, जिसको हम लोग ने सैटेलाइट नाम दिया। ठीक है, अच्छा, सैटेलाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर रीजन। ठीक है, सॉरी, सैटेलाइट में ही होता है क्या? नॉर रीजन, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। ठीक है, ये होता है, यहीं पर से क्या होता है? न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अच्छा, सर्टेन पार्ट ऑफ द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड नॉर। कुछ पार्ट है जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का, उसे हम लोग नॉर पार्ट भी कहते हैं। और यहाँ से क्या होता है? आरएनए सिंथेसाइज्ड होता है। दिस आर द साइट वेयर जीन्स फॉर आरएनए सिंथेसाइज्ड आर लोकेटेड। यहाँ पर आरएनए सिंथेसाइज नहीं होता है, सॉरी, यहाँ पर उस आरएनए का जो जीन है ना वो बनता है। ठीक है, आरएनए का जीन सिंथेसाइज्ड होता है। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहाँ पर जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है वो किस किस क्रोमोसोम पे होता है? क्रोमोसोम नंबर 13 पे, 14 पे, 15 पे, 21 पे और 22 पे। ठीक है, इसको याद रखो ऐसे सिंपली, 13 14 15 21 22, 13 14 15 21 22, बार बार बोलोगे याद हो जाएगा। 13 14 15 21 22, 13 14 15 21 22। ठीक है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहाँ कहाँ पे होगा? तो 13 पे, 14 पे, 15 पे, 21 पे और 22 पे। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखो, ये भी हमारा डायग्राम दिया हुआ है क्रोमोसोम का। ये मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। A single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among its 46 यानी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। एक ह्यूमन सेल्स के पास क्या होता है कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं एक डीएनए में। और वो डीएनए हो जो 2 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, डीएनए, ह्यूमन का डीएनए कितना लंबा होता है? 2 मीटर लंबा होता है। ठीक है, क्रोमोसोम कंटेन जीन, क्रोमोसोम के अंदर जीन पाया जाता है।
ठीक है। ऑल द हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन इज लोकेटेड इन जीन, और जितने भी हेरिडेटरी लोकेशन है, हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन है, वो सारे प्रेजेंट होते हैं जीन के अंदर। डीएनए प्रेजेंट इन क्रोमोसोम, डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम में, जो कि कंट्रोल करता है, सिंथेसाइज करता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन को और हेल्प करता है सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ में। ठीक है। सम क्रोमोसोम कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम, कुछ क्रोमोसोम को हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, जैसे कि क्रोमोसोम एक्स, क्रोमोसोम वाई, जो कि डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के सेक्स को डिटरमाइन करता है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट यहाँ तक। अब जो कुछ नोट्स है वो ध्यान देना। ये क्रोमोसोम है, ठीक है। क्रोमोसोम के एंड पे एंड को हम लोग बोलते हैं टेलोमियर। ठीक है, टेलोमियर जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पे, क्रोमोसोम के एंड पे। कौन सा एंजाइम कंटेन करता है, टेलोमेरेज नाम का एंजाइम कंटेन करता है, जो कि रिच ग्वानिन में प्रेजेंट होता है। अच्छा, इसका काम क्या होता है, जैसे कि देखो एक सेल है तो उसमें बहुत सारा 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है एक सेल में, उसमें बहुत सारा तो ऐसे क्रोमोसोम होगा ना, तो ये जो एंड है क्रोमोसोम का वो चिपक जाएगा ना आपस में। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये इसका एंड इसका एंड हो सके चिपक जाए आपस में। ठीक है, तो ये चिपकने से बचने के लिए ना यहाँ पर टेलोमेरेज नाम का क्या बोलते हैं एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि क्रोमोसोम को क्रोमोसोम के साथ चिपकने नहीं देता है, चिपकने से बचाता है। ठीक है, और टेलोमेरेज में क्या होता है, गुआनाइन का मात्रा ज्यादा होता है। ठीक है, और ये प्रेजेंट कहाँ होगा, टेलोमेरेज टेलोमर में होगा। टेलोमर कहाँ पे होता है, तो क्रोमोसोम के एंड पे होता है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये देखो ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट एक बार क्वेश्चन यहाँ पर से आया है गैंट क्रोमोसोम से। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये लेके आए हैं। तो गैंट क्रोमोसोम सिंपली सिर्फ याद रखना, ज्यादा कुछ नहीं, क्या होता है क्या नहीं होता उतना कुछ नहीं, जितना लिखा हुआ है बस उसी पॉइंट्स को ध्यान दो। गैंट क्रोमोसोम में दो टाइप्स होते हैं, पॉलीटिन क्रोमोसोम, एक होता है लैम्ब्रस क्रोमोसोम। ठीक है, पॉलीटिन को किसने डिस्कवर किया था, वाल्वेनी ने डिस्कवर किया था। ठीक है, कहाँ देखा जाता है, तो सलाइवरी ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट में। थाउजेंड ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं इसमें। फॉर्म्ड इन माइटोसिस, माइटोसिस से फॉर्म्ड होता है, इसका साइज होता है 2000 माइक्रोमीटर का। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट होता है, तब जाकर के हम लोग को देखने को मिलता है ये पॉलीटिन क्रोमोसोम। अच्छा, लैम्ब्रस क्रोमोसोम क्या होता है, किसने डिस्कवर किया था, तो रकट ने किया था। किसमें, तो ऊसाइट में। किसका ऊसाइट में, तो ह्यूमन फीमेल्स के ऊसाइट में किया था। इसका साइज क्या होता है, तो 6000 माइक्रोमीटर का होता है। सिंथेसिस क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ यॉल्क का सिंथेसिस करता है। बस इसमें सिंपली इतना याद रखो, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्रोमोसोम का भी टॉपिक खत्म हुआ। हम लोग देखते हैं क्रोमोसोम से रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग चलेंगे लास्ट हमारे टॉपिक पे। ठीक है, चलो माइक्रोबॉडीज पे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट हेटेरोक्रोमैटिन। कौन सा इसमें से हेटेरोक्रोमैटिन के लिए गलत है। इट इज अ डार्क स्टेन डार्क, सही है। इट इज अ ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, नहीं, इनएक्टिव होता है। ठीक है, एक्टिव तो हमारा यूक्रोमैटिन होता है। इट इज टाइटली पैक्ड, हाँ, फाउंड इन सेंट्रोमेरिक रीजन, सेंट्रोमेरिक रीजन पाया जाता है, सही है। तो आंसर मेरा जाना चाहिए बी, गलत है बी हमारा, बी है बी। नेक्स्ट चलते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम हैविंग अ सेंट्रोमियर एट टर्मिनल पोजीशन इज कॉल्ड। स्ट्रक्चर बताना है क्रोमोसोम का, हैविंग अ सेंट्रोमियर एट अ टर्मिनल पोजीशन। सेंट्रोमियर कहाँ पहुंच चुका है, टर्मिनल पोजीशन पे। देखो टर्मिनल से याद रखो क्या, टर्मिनल, टी फॉर टर्मिनल, टी से टेलोसेंट्रिक, तो आंसर क्या जाना चाहिए मेरा, टेलोसेंट्रिक। ठीक है, आंसर 4 सही है। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग थर्ड पे। लैम्ब्रस क्रोमोसोम आर फाउंड इन, लैम्ब्रस क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, देखो नीट का है ये क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक है, कहाँ, सोमैटिक सेल ऑफ एनिमल, oocyte ऑफ एम्फीबियंस, पॉलन ऑफ प्लांट, सैलिवरी ऑफ ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट। सैलिवरी ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट में तो हमारा मिलता है पॉलिटिन मिलता है ना, लैम्ब्रस तो हमारा मिलता है कहाँ, oocyte ऑफ एम्फीबियंस में। तो आंसर क्या जाएगा मेरा, बी। ठीक है, बी। चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, डायरेक्टली स्टैंड एंड इनएक्टिव, नहीं। इट इज लाइट स्टैंड एंड एक्टिव, हाँ ये सही है। इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट, सिर्फ प्लांट में होता है, नहीं। इट फॉर्म द सेंट्रोमियर, नहीं ये भी गलत है। ठीक है, हमारा तो लाइट स्टैंड होता है और एक्टिवली होता है, ये हमारा सही है यूक्रोमैटिन के लिए। तो ऑप्शन आंसर हमारा जाना चाहिए बी, बी है, सही है। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। द न्यूक्लियोसोम कोर इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी हिस्टोन प्रोटीन। कितने हिस्टोन प्रोटीन से न्यूक्लियोसोम का कोर बनता है। तो अभी हम लोग देखा था ऑक्टामर जिसे नाम दिया है, तो ऑक्टामर कितना का होता है, तो 8 का होता है। आंसर मेरा जाना चाहिए सी। ठीक है, 9 नहीं होगा, 5 भी नहीं, 4 भी नहीं। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन विच अमाइनो एसिड। हिस्टोन प्रोटीन कौन से अमाइनो एसिड से भरा पड़ा होता है, तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा था अभी। ट्रिप्टोफैन वैलिन नहीं, अर्जिनिन लाइसिन हाँ, मिथाइल ग्लूटामेट नहीं, सेरिन एलानाइन नहीं। आंसर क्या जाएगा मेरा, बी। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन सोमैटिक सेल। ह्यूमन के सोमैटिक सेल में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 23 नहीं। सोमैटिक सेल का बात कर रहा है तो यहाँ पे आएगा मेरा 46 क्रोमोसोम होगा ना। ठीक है, पेयर नहीं पूछ रहा, पेयर पूछता तब जाके मेरा 23 होता।
ठीक है, सिर्फ क्रोमोजोम बोला है तो क्रोमोजोम मेरा 46 होगा, ठीक है, 22 नहीं, 44 भी नहीं। चलो आंसर 46 सही है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर का क्या फंक्शन है वो पूछ रहा है हमसे। तो प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोवाइड साइट फॉर स्पिंडल अटैचमेंट, डीएनए रेप्लिकेशन, या फिर आरएनए ट्रांसपोर्ट। देखो सेंट्रोमियर होता कहाँ पे, पहले ये देखो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम के बीच में होता है, तो यहाँ पर जब सेंट्रोमियर प्रेजेंट है तो सेंट्रोमियर का मेन फंक्शन होता है ना, ये भी पढ़ा नहीं है तुम लोग, ये तुम लोग पढ़ोगे सेल साइकिल वाले चैप्टर में, ठीक है। सेंट्रोमियर का काम क्या होता है, ये जगह है जहाँ पर स्पिंडल फाइबर आके अटैच करता है सेंट्रोमियर से, ठीक है। तो आंसर इसका क्या जाएगा, बी जाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता है, डीएनए रेप्लिकेशन भी नहीं, ट्रांसपोर्ट भी नहीं, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे, विच क्रोमोजोम टाइप इज फाउंड इन ह्यूमन प्रीडोमिनेंटली, कौन सा टाइप का क्रोमोजोम ह्यूमंस में पाया जाता है, ठीक है। तो ह्यूमन के अंदर सब मेटासेंट्रिक वाला क्रोमोजोम पाया जाता है, ये भी एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट ये भी याद रखो, ठीक है। आंसर इसका बी होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेलोमियर्स इन क्रोमोजोम, क्या फंक्शन होगा टेलोमियर्स का क्रोमोजोम के अंदर, हेल्प इन स्पिंडल अटैचमेंट, हेल्प इन ट्रांसक्रिप्शन, प्रिवेंट एंड ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम स्टिकिंग टू ईच अदर, असिस्ट इन जीन डुप्लीकेशन। देखो टेलोमेर्स का काम क्या होगा, टेलोमेर्स होता है कहाँ पे, क्रोमोसोम में, तो क्रोमोसोम के एंड पे होता है, काम क्या होता है कि दो क्रोमोसोम को जुड़ने से बचाना, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा मेरा, सी जाना चाहिए, ए नहीं, बी भी नहीं और डी भी नहीं, ठीक है। देखो सी है। तो चलो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ, क्रोमोसोम का सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट माइक्रो बॉडीज पे, जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। देखो तो सबसे पहले माइक्रो बॉडीज को डिस्कवर किसने किया था, रॉडिन ने किया था। और माइक्रो बॉडी एक स्मॉल सेल ऑर्गेनल्स होता है और ये सिंगल मेम्ब्रेन से बॉन्ड होता है, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स होता है। दे आर प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट्स, ठीक है, ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, दोनों में देखने को मिलेगा। दे एब्जॉर्ब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ये जो माइक्रो बॉडीज होता है वो क्या करता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अच्छा, दे परफॉर्म पार्टिकुलर फंक्शन, ये बहुत सारे पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। मेनली अगर बात करें माइक्रो बॉडीज होता है दो प्रकार का, लेकिन बहुत ज़्यादा देखा जाता है, जैसे कि स्फेरोजोम जो कि प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। अगर इसको भी देख ले तो यहाँ तो माइक्रो बॉडीज 3 टाइप्स के होते हैं, स्फेरोजोम, ग्लाइऑक्सिजोम, प्रोक्सोम, लेकिन एनसीईआरटी में बात किया दो का ही, ग्लाइऑक्सिजोम का और प्रोक्सोम का, तीनों को यहाँ पे थोड़ा तीनों को देख लेंगे हल्का हल्का, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमारा है स्फेरोजोम। स्फेरोजोम को डिस्कवर किया था किसने, पर्नर ने किया था। फॉर्म कैसे होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से ये फॉर्म होता है। इसका काम क्या होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म करना, कहाँ, तो प्लांट्स में, ठीक है। अच्छा, अब देखो ग्लाइऑक्सिजोम, ग्लाइऑक्सिजोम को डिस्कवर किसने किया था, तो वीवर्स ने किया था। कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन फैटी सीड ऑफ जर्मिनेशन, फैटी सीड में देखने को मिलेगा, जर्मिनेशन के लिए काम आता है फैट्स। और इसमें देखो ग्लाइऑक्सिजोम का एक मेन रोल क्या है, फैट्स को कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल चलाता है किसकी मदद से, तो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल से। फैट्स को क्या किया, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल को में ले गया फैट्स को, और वहां पर उस फैट्स को चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। अब देखो बात करते हैं पेरोक्सोम का। पेरोक्सोम में क्या होगा, पेरोक्सोम को डिस्कवर किया था डी डुवेन, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है पेरोक्साइड का, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, इक्विवेलेंट टू लाइसोसोम, लाइसोसोम के जैसा ही इसका फंक्शन वगैरह है, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट एंजाइम इसमें आते हैं, कौन कौन सा, तो पेरोक्सीडेज जो कि कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन कैटलेस बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। कैटलेस का काम क्या होता है, डिस्ट्रॉय करता है H2O2 को, यानी पेरोक्सीडेज को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। अच्छा, और पेरोक्सीडेज जो है वो प्रोडक्ट है किसका, H2O2 का, और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल वेस्ट, हार्मफुल वेस्ट को डिटॉक्सिफाई करता है कौन, पेरोक्सीडेज। अच्छा, और क्या काम होता है, फोटो रेस्पायरेशन का इसका काम होता है किसका, पेरोक्सोम का, ठीक है। ये तीनों हम लोग माइक्रो बॉडीज देख लिए, एनसीईआरटी में इतना दिया हुआ भी नहीं है, बहुत कम दिया है, 2 से 3 लाइन दिया है, तो थोड़ा डिटेल में देख लिए, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट हम लोग इसके क्वेश्चन पे, माइक्रो बॉडीज के, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पायरेशन, कौन सा ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होता है फोटो रेस्पायरेशन में, तो अभी हम लोग ने पढ़ा क्या, गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोसोम या पेरोक्सोम, तो पेरोक्सोम, ठीक है, अभी तुम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो आंसर जाएगा मेरा डी, डी है अभी। चलो चलते हैं नेक्स्ट, ग्लाइऑक्सिसोम आर स्पेशलाइज्ड पेरोक्सोम फाउंड इन, ग्लाइऑक्सिसोम एक स्पेशलाइज्ड पेरोक्सोम है जो कि कहाँ पाया जाता है, एनिमल सेल में, फंगी में, या जर्मिनेटिंग सीड ऑफ प्लांट में, या फिर मैच्योर प्लांट लिम्स में। जर्मिनेटिंग सीड ऑफ प्लांट, जर्मिनेटिंग सीड ऑफ प्लांट में पाया जाता है हमारा पेरोक्सोम, आंसर मेरा सी जाएगा, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। माइक्रोबॉडीज लाइक पेरोक्सोम एंड ग्लाइऑक्सिसोम आर बॉन्डेड बाय,
माइक्रोबॉडीज जैसे बात कर रहे हैं हम लोग, पेरोक्सोम हो गया, ग्लाइकोसोम हो गया, सब बाउंडेड होता है किससे, तो डबल मेम्ब्रेन से, प्रोटीन कोट से, या फिर सिंगल मेम्ब्रेन से, या फिर कोई मेम्ब्रेन से नहीं, सिंगल मेम्ब्रेन से। पूरा माइक्रोबॉडीज जितने भी माइक्रोबॉडीज सब में सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, वो तो कॉमन है, तो आंसर इसका सी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज कॉमनली फाउंड इन पेरोक्सोम, कौन सा इसमें से एंजाइम है जो कि कॉमनली पाया जाता है पेरोक्सोम में, कैटालेज, आरएनए पॉलीमरेज, रूबिस्को या पेप्टाइडेज। तो यहाँ पर इसका आंसर जाएगा क्या, कैटालेज। कैटालेज पाया जाता है, कैटालेज एक कॉमन एंजाइम है जो कि पेरोक्सोम में पाया जाता है। अब नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ पेरोक्सोम इज, पेरोक्सोम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, लिपिड स्टोरेज करना, ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर एडिटिव प्रोडक्शन। तो ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो कि एक मेन फंक्शन है पेरोक्सोम का, आंसर क्या होना चाहिए मेरा, सी, ठीक है। उसके बाद ग्लाइऑक्सोम हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ स्टोर्ड लिपिड इनटू, ग्लाइऑक्सोम मदद करता है स्टोर्ड लिपिड को कन्वर्ट करने में, क्या में, फैटी एसिड में, ग्लूकोज में, प्रोटीन में या फिर डीएनए में, ठीक है। देखो ग्लाइकोसोम मदद करता है क्या को, स्टोर्ड लिपिड को कन्वर्ट करता है क्या में, लिपिड जो कि क्या एक फैट सी एक तरह का मान लो, ठीक है। लिपिड अगर फैट्स है, फैट्स को कन्वर्ट क्या में कर रहा था, कार्बोहाइड्रेट में कर रहा था। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट में कर रहा था, यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो क्या कार्बोहाइड्रेट ही है ना, तो यहाँ पर हम लोग आंसर इसका बी जाएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर डायरेक्टली तो लिखा नहीं है, पर कार्बोहाइड्रेट का जो प्रोडक्ट है उसको तो हम लोग बोल सकते हैं, जो एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट का उसको तो ले सकते हैं ना। कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तो आंसर क्या चल जाएगा मेरा, बी जाएगा, ठीक है। चलो ये भी सही है, बी हमारा। उसके बाद आते हैं 7 में, पेरोक्सोम आर कॉमनली फाउंड इन, पेरोक्सोम कहाँ पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में, ऑल यूकैरियोटिक सेल, ओनली प्लांट एंड एनिमल सेल, ठीक है, या फिर ओनली एनिमल सेल। तो देखो पेरोक्सोम है जो कि सारे यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है, सिर्फ प्रोकैरियोट्स में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। ओनली प्लांट सेल भी नहीं कह सकते, ओनली एनिमल सेल भी नहीं कह सकते, पूरे जितने भी यूकैरियोट्स हैं सब में देखने को मिलता है पेरोक्सोम, तो आंसर यहाँ पे हमारा बी जाना चाहिए, बी है। चलो ठीक है। नेक्स्ट 8, स्पेरोसोम आर फॉर्म्ड बाय, स्पेरोसोम किसके द्वारा बनता है, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो अगर यहाँ पर स्मूथ और रफ का अगर बात नहीं करता तो आंसर तो मेरा बी ही जाता, लेकिन जब बात कर दिया स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो आंसर तो मेरा अब सी जाएगा ना, आंसर चेंज हो जाएगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद चलते हैं, स्पेरोसोम आर फाउंड इन, स्पेरोसोम कहाँ पाया जाता है, एनिमल सेल में, प्लांट एनिमल दोनों में, या फिर सिर्फ प्लांट में, या फिर फंगल सेल में। तो स्पेरोसोम जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद स्पेरोसोम फंक्शन, कौन सा इसमें से जो है उस स्पेरोसोम का फंक्शन नहीं है, लिपिड बायोसिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ फैट, ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है। तो देखो स्पेरोसोम का अगर बात करते हैं तो उसमें लिपिड का बायोसिंथेसिस होगा ही, फैट्स का भी स्टोरेज होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम का भी प्रेजेंस होता है कुछ मात्रा में, ठीक है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ से आंसर इसका सी जाना चाहिए, सी है भी। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, स्पेरोसोम रिजेंबल लाइसोसोम इन, स्पेरोसोम लाइसोसोम से कैसे मिलता जुलता है, हमसे ये पूछ रहा है, स्ट्रक्चर फंक्शन में, इंजाइमेटिक कंटेंट में, ऑरिजिन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर फंक्शन में लेकिन स्ट्रक्चर में नहीं। तो इसका आंसर होगा जो स्पेरोसोम है लाइसोसोम से फंक्शन में सिर्फ रिजेंबल करता है, मतलब फंक्शन से मिलता है लेकिन स्ट्रक्चर से मिलता जुलता नहीं। तो आंसर मेरा जाना चाहिए डी ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी है भी। चलो यहाँ तक तुम्हारा कंप्लीट हुआ सारा। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना क्या समझ आया हो क्या समझ नहीं आया, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, जिससे तुम्हें नेक्स्ट वीडियोस और फिर नेक्स्ट कुछ अपडेट्स के बारे में पता चल सके जल्द से जल्द, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।